पोटेंशियोमीटर का थर्ड यूज है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मीन्स हमारे पास कोई भी एक सेल दी है, जैसे यहाँ पर इस सर्किट में ये एक सेल है और इस सेल का अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके लिए पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे V' एक बैटरी कनेक्ट कर दी। हम जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक बैटरी हमें खुद अप्लाई करनी पड़ेगी सर्किट के अंदर। ये वही बैटरी है जिसकी वोल्टेज का हमें पता है। मान लिया इसकी वोल्टेज है V'। यहाँ पर हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास एक रियोस्टेट है RH। यहाँ पे की K हो गई और A भी एक कॉन्स्टेंटन की वायर है। ये हमारे पास मीटर स्केल है और ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये सिर्फ हमने मानना है और अब हमें इस r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ ही पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है जो किससे कनेक्टेड है, जोकी से कनेक्टेड है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। क्लोज की के, सिर्फ के को क्लोज करेंगे और K1 को हम रखेंगे ओपन। की को हमने क्लोज किया, के की को क्लोज कर दिया और K1 को हमने ओपन रखा। जैसे ही हम के की को क्लोज करेंगे इस बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। मान लिया यहाँ से करंट फ्लो करता है I करंट। अब यही I करंट पूरी की पूरी वायर के अंदर से क्रॉस होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर K1 को ओपन रखेंगे तो जो नीचे वाला सर्किट है इसमें तो कोई करंट होगा ही नहीं, बस यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जोकी को सबसे पहले A के ऊपर रख के देखेंगे। अगर A पे रखने पे इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में है, फिर हम इस जोकी को उठा के B पर रख के देखेंगे। B पर रखते इसकी डिफ्लेक्शन अगर राइट में चली गई तो इसका मतलब बीच में एक पॉइंट ऐसा जब ये 0 के ऊपर होगी तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे ढूंढना है। इसके लिए हम जोकी को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पर रख कर देखेंगे। मान लिया ये वो पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है और इसकी जो ये पॉइंट J है उसकी A से जो डिस्टेंस है वो है L1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन 0 एट डिस्टेंस L1। अब इसका मीनिंग क्या होगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब इस वायर के अंदर यहाँ पर करंट 0 होगा, यहाँ पर करंट 0 है। तो इसका मतलब इस पोर्शन में भी, वायर के इस पोर्शन में भी करंट 0 है, तभी तो यहाँ पर करंट 0 होगा। अब यहाँ पर दोनों में ही करंट 0 कब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस पोर्शन में होगा L1 में उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा। अब इस पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पे सेल की EMF है E, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप E है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L1 इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल E। अब L1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KL1। अगर ये समझना है कि ये कहाँ से आया है तो प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या किया कि K1 को तो क्लोज ही, K को क्लोज रखा और K1 को भी क्लोज कर दिया। मीन्स अब हमने सेकेंड केस लिया, K1 एंड K दोनों को ही हमने क्लोज कर दिया। इसको ऊपर वाली को हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब K1 को भी क्लोज कर देंगे तो अब क्या होगा, करंट नीचे वाले पोर्शन से भी फ्लो करेगा। अब दोबारा से फिर वही प्रोसेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर को उठाकर एक बार A पर रख के देखेंगे, फिर B पर रख के देखेंगे। वही डिफ्लेक्शन क्या होगी, एक बार लेफ्ट में होगी और एक बार राइट में होगी। तो फिर वही हमें बीच का एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब की बार क्या होगा कि पहले अगर L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा था, अब की बार वो डिस्टेंस मान लिया L2 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे G शो डिफ्लेक्शन 0 एट डिस्टेंस L2 और यहाँ पर जो L2 डिस्टेंस है वो लेस देन होगी L1 के कंपैरिजन में। अब हम इसको क्या करेंगे, L2 डिस्टेंस पर रखेंगे। यहाँ पर ये हो गया L2 और मान
लिया ये जो पॉइंट आया वो जे डैश आया है, तो यह कब पॉसिबल होगा? इस टाइम पे जब L2 के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है और जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है, मींस R के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा। अब हम सबसे पहले इस वाले डायग्राम को अलग से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने ये सेल ली, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स है और की है। जैसे ही हम यहाँ से K1 को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और वापस से यही करंट इसके अंदर एंटर कर गया। मान लिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ से भी कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ से जैसे ही I करंट यहाँ पर निकला, कुछ करंट तो यहाँ पर ड्रॉप होगा। कितना करंट ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी और उस वोल्टेज ड्रॉप को पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे और वो कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके इस इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, R। तो यहाँ पर पूरे सर्किट में जो टोटल वोल्टेज हमने अप्लाई की थी EMF E, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वो टोटल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ पर IR और बाकी इसके अंदर, मीन्स थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस स्मॉल है, और बाकी का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर होता है, R के अंदर। यहाँ से हमें निकालना क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस R किसके इक्वल होगा, E माइनस IR डिवाइड बाई I। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज करना है। अब इसको हम रब कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने इस वाले सर्किट को यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे E माइनस IR डिवाइड बाई I। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने वोल्टेज ड्रॉप मानना था वो कितना मानना था, V वोल्टेज ड्रॉप, जिसकी वैल्यू हमने कितनी ली थी, IR ली थी। अब ये V वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप L2 लेंथ में हो रहा है, क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो कब नहीं करेगा, जब यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि करंट के फ्लो करने की नेसेसरी कंडीशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस होना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ। तो यहाँ के पोटेंशियल ड्रॉप को हमने माना है V, और इसके पोटेंशियल ड्रॉप को हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, KL2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब हम यूज करेंगे इस दोनों वैल्यूज को R के अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, E माइनस IR डिवाइड बाई I। अब हम IR की जगह V रख सकते हैं, क्योंकि IR क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप को हमने माना है V। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R। अब इसकी वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, V बाई R। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, E बाई V, और V से V कैंसल, -1 और R। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज हम यहाँ पर करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E की वैल्यू KL1 और V की वैल्यू KL2। तो यहाँ पे -1 और R, K से K कैंसल। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है L1 डिवाइड बाई L2 -1 और R। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कि कोई भी सेल अगर हमें दी हुई है तो उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस
हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज करके। सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले की के को क्लोज कर दिया और K1 को ओपन किया। की के को क्लोज करते यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आया उसको निकालेंगे E इज इक्वल टू KL1। फिर हमने K1 को भी क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो हो गया KL2। फिर हमने नीचे वाले सर्किट का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो वहाँ से आ गया R की वैल्यू। और यहाँ से फिर हमने क्या किया है, E और V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और सिंपली R का फॉर्मूला आ गया L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ये था पोटेंशियोमीटर। अब इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या होते हैं। 3 यूजेस है पोटेंशियोमीटर के, किसी भी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना, दूसरा 2 सेल्स की ईएमएफ को कैलकुलेट करना और तीसरा किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड चैप्टर सेकेंड यूनिट का।